जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो आप लोगों का 30 डेज टारगेट का सीरीज चल रहा था, जो आप लोगों को डेली टारगेट मिलता था कि इतना आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, उसका ये आज डे 11 होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोग को देखिएगा यहाँ पर ऊपर में टाइमिंग दिख रहा होगा। इस टाइमिंग के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यदि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा करके उस टाइमिंग के हिसाब से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा सब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अब जो कनाडा है उसका कितना परसेंट भाग जंगल से घिरा हुआ है, तो 40% भाग जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं कि कनाडा का मुख्य फसल क्या है। अब कनाडा का मुख्य फसल के बारे में आपको बताना है। तो कनाडा का जो मुख्य फसल होता है गेहूँ है, मक्का है, फल यानी फल फूल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मानव हुआ करते थे उनको एबन रिजिनीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एबन रिजिनीज। किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था, है ना? तो किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा। तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार देखा था 1606 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था। तो न्यू साउथ वेल्स का जो पुराना नाम था वो था आपका बॉटनी वे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेवल्स किसकी कृति है आपको बतानी है। तो ट्रेवल्स जो हो जाएगा वो अमेरिगो डे वेसुपकी की कृति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मिला था, इसको मिला था 1850 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन को क्या कहकर पुकारती थी। तो ये जो पुकारती थी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेरान्यूलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लग गई। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मानवाधिकार की जो गूंज सुनाई देने लगी थी 1940 के दशक में सुनाई देने लगी थी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे 51 पे कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हो गया था। तो ये जो मनाया जाना शुरू हुआ था ये 1999 ईस्वी में शुरू हो गया था। कनाडा इंडियन एक्ट कब बना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कनाडा इंडियन एक्ट 1876 ईस्वी में बना था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट करते थे। तो ये लोग जो उपहार के लिए देते थे वेम्पुम बेल्ट। क्या देते थे? वेम्पुम बेल्ट। वेम्पुम बेल्ट क्या था ये आपको बतानी है। तो वेम्पुम बेल्ट जो था वो रंगीन सिपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था आपका 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगले सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बीच की जो भूमि है वो हो जाएगा आपका मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल भूमि है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी। पियरी चारागाह कहाँ था। तो पियरी चारागाह जो था वो था आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं, इंग्लैंड नहीं था ये, सॉरी, उत्तरी अमेरिका में। ये कहाँ से होगा, कहाँ में था? उत्तरी अमेरिका में था। कहाँ में था? उत्तरी अमेरिका में था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है वो कहाँ से आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो आए थे न्यू गिनी से। कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से आए थे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काट कर उनके स्थान पर क्या करते थे। तो उनके स्थान पर मक्के की खेती किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे। तो जो सस्ता श्रम यानी कि कम दाम में मजदूर बन जाने को तैयार थे वे थे आपका चीनी अप्रवासी लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सैलों को टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है। तो सैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना अपक्षय कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मानित किया जा सकता है। तो इसमें जो सम्मानित किया जाता है ब्राहीजनिक बल को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार के जलवायुक दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए गर्म और आर्द्र में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अंतर कम होने को कहा जाएगा वो तल संतुलन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जिसको हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे वो हो जाएगा आपका भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल है हमारा कि मौसम एवं वायुमंडल की क्रियाओं के द्वारा कठोर चट्टानें अपनी संधियों के सहारे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर ए विखंडन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जल योजन। क्या हो जाएगा, जल योजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि जैविक अपक्षय के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते हैं। तो जैविक अपक्षय के अंतर्गत जो सहायक नहीं होगा वो हो जाएगा आपका जलवायु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। तो कौन अंतर्जनित बलों का उदाहरण होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखीता। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखीता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहा जा रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बराहजनिक बल नहीं है। तो कौन बराहजनिक बल नहीं होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखीता जो होता है या ज्वालामुखी जो होगा वो बराहजनिक बल नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप के द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया संबंधित नहीं होगी। तो कार्बोनेशन जो है वो संबंधित नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मालवा अवभाव निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसको जो हम लोग सम्मिलित करेंगे मंद प्रवाही वृहद संचालन में सम्मिलित करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुकार्मिक है। तो कौन सी प्रक्रिया अनुकार्मिक होगी ये आपको बतानी है। तो अपरदन जो होगा वो अनुकार्मिक होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से अंतर्जात बलों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अंतर्जात बलों में सम्मिलित करेंगे हम लोग वो केवल और केवल ज्वालामुखीता को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है। तो पटल विरूपण से जो संबंध जिसका नहीं होगा वो हो जाएगा तल संतुलन का। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि भारत की दीवानी तथा फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, यानी कि कौन है आपको बतानी है। तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका जो शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की जो आयु है वो कितनी है ये बताना है। तो 65 वर्ष इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से दिया जाता है, यानी कि कौन से कोष से दिया जाएगा। तो संचित कोष से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देगा। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत वो रिट जारी करेगा ये आपको बतानी है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट को जारी करेगा। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु जो है वो कितनी है। तो इसकी जो हो जाएगी वो 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि केंद्र और राज्य, याद रखिएगा केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करता है। तो ये जो विवाद होगा इसको उच्चतम न्यायालय जो है इसको हल करेगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है। तो भारत में जो अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। कौन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो ये जो दायर किया जाएगा ये ऑप्शन नंबर
हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय भी होगा और उच्च न्यायालय भी होगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, तो ये होगा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया था, तो ये जो शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत वो 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, तो अनुच्छेद 226 के तहत वो जारी करेगा। नेक्स्ट और अगला सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय को कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय को जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है वो है आपका मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, या फिर उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा जा रहा है कि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच कौन करता है, तो बनाए गए कानून की जो वैधता की जांच करेगा वो करेगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो है आपका उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई। ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था आपके। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कल्पित माध्य विधि के समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र की विधि से जो किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा असमूहित आंकड़ों के श्रृंखलन के पद के विचलन विधि के समांतर माध्य की गणना सूत्र आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग सदैव क्या होगा, तो समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। अगले सवाल पे आते हैं कि समांतर माध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह चरम मानों से प्रभावित होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण के दो समान भागों में बांटता है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की मध्य स्थिति पर आधारित होता है वो क्या कहलाएगा। देखिए मध्य स्थिति पर आधारित है तो सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाइएगा तो माध्यिका ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि उस माध्यिका उस चर का डैश मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है, तो वो कौन सा मान होगा, तो वो हो जाएगा आपका स्थिति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। माध्यिका आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांट रही है, तो माध्यिका जो होगा वो आंकड़ों को कितने बराबर भागों में बांटेगी, 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है किस क्रम में, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। सिंपल है, आप लोगों को पता है कि अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आप या तो उसको आरोही में सजाओ या फिर अवरोही में सजाओ, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कह रहा है कि जब आंकड़ों का समुच्चय को उसके परिणाम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यवर्ती मान डैश होता है, तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती मान हो जाएगा वो आपको बतानी है। तो ठीक है, तो ये जो मध्यवर्ती मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। अब देखिए यहाँ पर जो है आप इसको आंकड़ों का माध्यिका निकालना है, सिंपल है। इसको आरोही क्रम में बताइए। मुझे लगता है कि मैंने ये वाला वीडियो पहले भी आप लोगों को बता दिया है, तो एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसको जब आप लोग सजाओगे तो इसका माध्यिका बीच में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डी आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है, फिर से उसको सजा लीजिए। देखिए 90 है, 100, 110, ये तो सजा हुआ है पहले से, तो पहले से सजा हुआ है तो 3 ठो आप यहाँ से हटा दो, 3 ठो आप इधर से हटा दो, बच गया बीच में कौन, 120। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 120। इसी प्रकार से आप उसको आरोही अवरोही क्रम में सजा करके आंसर दे सकते हो। अगला सवाल है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला के सभी मानों के प्रति संवेदी नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माध्यिका होता है आंकड़ों का, क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मदों के मान पर संकेंद्रित होता है कौन, माध्यिका। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि चतुर्थ
चतुर्थक वे माप हैं जो आंकड़ों को कितने बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये देखिए चतुर्थक वर्ड इस्तेमाल किया तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे। नेक्स्ट है शतमक वितरण को कितने बराबर भागों में बांटेगा। देखिए शतमक से शतक याद रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 100। निम्न चतुर्थक किसको कहा जाता है, तो निम्न चतुर्थक जो कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी प्रथम चतुर्थक को कहते हैं, ठीक है। और उच्च चतुर्थक किसको बोलेंगे, तो उच्च चतुर्थक जो बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीयक चतुर्थक को उच्च चतुर्थक बोलेंगे। प्रथम चतुर्थक की गणना कौन से फॉर्मूला से करेंगे, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। तृतीयक चतुर्थक की जो गणना है वो किस फॉर्मूला से करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि माध्यिका की स्थिति सदैव समांतर माध्य और बहुलक के डैश में होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका बीच में होता है, ठीक है। माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है, तो माध्यिका जो वो संबंधित होगी, किससे संबंधित होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक चतुर्थक से संबंधित होता है। माध्यिका को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपको बतानी, तो माध्यिका को जो हम लोग दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं आपको एम के द्वारा। किसी श्रृंखला में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान क्या कहलाएगा, तो ये जो कहलाएगा आपका बहुलक कहलाएगा। जो बहुत बार आता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। बहुलक को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुलक को जो हम लोग दर्शाते हैं M0 से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। जो बहुत बार आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपको गुणात्मक आंकड़ों को निम्न में से किसके द्वारा सामान्यतः दर्शाया जाता है, तो गुणात्मक आंकड़ों को जो हम लोग दर्शाते हैं बहुलक के द्वारा दर्शाते हैं। बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ला मोड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि एक जूता कंपनी जो केवल वयस्कों के लिए जूता बनाती है सर्वाधिक लोकप्रिय आकार के जूते की जानकारी लेना चाहती है, इसके लिए वो कौन सा औसत सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो कौन सा औसत हम लोग के लिए उपयुक्त करेंगे, तो बहुलक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंकड़ों का संक्षेपण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।